हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और अगर आप एसएससी का तैयारी कर रहे हैं और कुछ इसी प्रकार के इस लेवल का एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके बहुत काम का हो सकता है। और साथ ही यह सीरीज़ भी बहुत आपके काम का हो सकता है। जैसा कि आप जानते हैं, आजकल एसएससी में बहुत टफ क्वेश्चंस पूछने लगे हैं। तो यदि आप सिर्फ वन लाइनर क्वेश्चंस रट के जाते हैं तो यह आपके लिए काफ़ी नहीं होगा। आपको एक कॉन्सेप्ट चाहिए होगा, भले ही वो बहुत हाई लेवल का कॉन्सेप्ट ना हो, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट तो आपको दिमाग में रखना ही होगा जिससे कि आप उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को कर सकें। और साथ ही साथ वन लाइनर क्वेश्चंस भी ज़रूरी है। बहुत सारे क्वेश्चंस आप याद करें तो आपका कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जिस प्रकार से बहुत सारे आपके पास बुक होंगे और उसमें थियरीज़ और भी बहुत सारे चीज़ दिए होते हैं जो कि आपके लेवल के होते हैं। तो उसी प्रकार का कुछ वीडियोस भी मैंने बनाया है जो कि आप ही के लेवल के हैं, जो एसएससी ग्रेड लेवल के हैं, जिसे पढ़ के आप बहुत सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। एग्जामिनेशन में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो उसी उद्देश्य से मैंने यह सीरीज़ बनाया है। तो आपसे आग्रह है कि आप पूरा सीरीज़ देखें और बहुत लाभ उठाएं। तो हम लोग शुरुआत करते हैं आवर यूनिवर्स से। द वेरियस थियरीज ऑफ द ओरिजिन ऑफ अर्थ आर। अर्थ के ओरिजिन के लिए बहुत सारे थियरीज दिए गए हैं, लगभग 10 से 12 थियरीज दिए गए हैं। उनमें से 4 थियरीज जो कि एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं वह मैंने यहाँ लिख रखा है। तो सबसे पहला है गैसियस मास थियरी। ये किसने दिया था? कांट। ये भी क्वेश्चंस कई बार पूछा है कि गैसियस मास थियरी किसके द्वारा दिया गया था, तो इसका आंसर है कांट के द्वारा दिया गया था। नेब्यूलर थ्योरी लेप्लासे। नेब्यूलर थ्योरी किसने दिया था? लेप्लासी। ये बहुत इंपॉर्टेंट थियरी भी है। प्लांटेसिमल थियरी किसने दिया था? कैम्बरलिन और मॉल्टन ने दिया था। जबकि टाइडल थ्योरी जीन्स एंड जैफरी ने दिया था। तो मुझे उम्मीद है कि ये बड़ा काम का होगा आपके लिए, आप इसे याद कर लें। तो आइए हम देखते हैं एक थियरी जो कि है नेब्यूलर थियरी। नेब्यूलर थियरी क्या कहता है? द एक्सेप्टेड आइडिया इज दैट 4.6 billion years ago, there was a very big cloud of gas in our area of space known as nebula. यह क्वेश्चन कई बार पूछता है कि अ वेरी बिग क्लाउड ऑफ गैस इन आवर एरिया ऑफ स्पेस, जो कि शुरुआत में था, उसे क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है नेब्यूला। यह क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ सकता है कि नेब्यूला क्या है? एक स्टार है, या फिर प्लैनेट है, या फिर क्लाउड ऑफ गैस? तो इसका आंसर होता है क्लाउड ऑफ गैस। तो ये नेबुलर थ्योरी जो सोलर सिस्टम किस प्रकार से बना था उसके बारे में जो वर्णन करता है, तो ये बोलता है कि शुरुआत में बहुत बड़ा क्लाउड ऑफ गैस था जो कि इवेंचुअली बढ़ते गया। द नेब्यूला इवेंचुअली बिकम सो बिग। ये धीरे धीरे बढ़ते गया और ग्रेविटी पुल के कारण जो कि इसके सेंटर में ग्रेविटी पुल धीरे धीरे और बढ़ते गया, क्योंकि इसका जैसे जैसे साइज बढ़ रहा था वैसे वैसे इसके सेंटर में ग्रेविटी पुल भी बढ़ते जा रहा था। इवेंचुअली बिकॉज ऑफ ऑल द गैस इट बिकम्स सो हॉट देयर that that the some hydrogen atoms fuse together to make helium। और यहाँ पर क्या हुआ कि न्यूक्लियर फिजन होना शुरू हो गया और बहुत सारे हाइड्रोजन गैस एक दूसरे से मिलके हीलियम बनाना शुरू कर दिए, और इस हिसाब से सन का फॉर्मेशन हुआ। फ्रेंड्स, यहाँ से एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। जो सन है वहाँ न्यूक्लियर फिजन होता है कि फ्यूज़न होता है? ये बहुत बार पूछा भी जाता है। ये साइंस का भी क्वेश्चन है कि सन में न्यूक्लियर फिजन होता है कि न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है? इसका आंसर है न्यूक्लियर फ्यूज़न। न्यूक्लियर क्या होता है? फ्यूज़न। फ्यूज़न मतलब फ्यूज़ होना। दो छोटे छोटे एटम्स मिल रहे हैं और फ्यूज़ होके ये बड़े एटम्स का, बड़े मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो इसे हम लोग बोल रहे हैं फ्यूज़न। यहाँ न्यूक्लियस फ्यूज़ कर रहा है। न्यूक्लियस क्या कर रहा है? फ्यूज़ कर रहा है। तो जब न्यूक्लियस फ्यूज़ करेगा तो हम बोलेंगे न्यूक्लियस फ्यूज़न। इस हिसाब से आप देख सकते हैं हाइड्रोजन बम भी किस पे आधारित है? इसी न्यूक्लियर फ्यूज़न पे आधारित है। तो हम अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। तो कुछ इस प्रकार से न्यूक्लियर फ्यूज़न हुआ होगा और सन का निर्माण हुआ होगा। द लेफ्ट ओवर गैस एंड डस्ट मेड द प्लैनेट्स। जो गैस बच गए होंगे वो प्लैनेट्स उन्होंने बनाया होगा, उसके मून्स बनाए होंगे, एस्ट्रॉइड्स एंड ऑल अदर ऑब्जेक्ट्स इन द सोलर सिस्टम। इस प्रकार से सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ होगा।
नेब्यूला से शुरू हुआ और सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ। साइंटिस्ट थिंक नाउ दैट सोलर सिस्टम आर क्रिएटेड आउट ऑफ अ ह्यूज क्लाउड ऑफ गैस। तो साइंटिस्ट सोचते हैं कि जो हमारा सोलर सिस्टम बना हुआ है वो कैसे बना हुआ है, वह शुरुआत में एक ह्यूज क्लाउड ऑफ गैस था, उसी में ही बहुत सारे परिवर्तन हुए और हमारा सोलर सिस्टम बना। तो एक छोटी सी थ्योरी आपके लिए हो गई जो कि आपके बहुत काम की है। आप चाहें तो और भी थ्योरीज याद कर सकते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं और बहुत सारे टर्म्स को हम देखेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एग्जामिनेशन में बहुत सिंपल क्वेश्चन भी पूछे गए, तो यदि आप उसका कॉन्सेप्ट नहीं जानते हैं तो इसे नहीं कर पाएंगे। जैसे सबसे पहले हम लोग देखते हैं गैलेक्सी। गैलेक्सी किसे कहते हैं? दीज आर ह्यूज कॉन्ग्रीगेशन ऑफ स्टार्स दैट होल्ड टुगेदर बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी। एग्जाम्पल है मिल्की वे। ये देखिए गैलेक्सी का एक चित्र मैंने दिखाया यहाँ पे। तो ये क्या होते हैं? कॉन्ग्रीगेशन ऑफ स्टार्स, बहुत सारे स्टार के समूह होते हैं जो कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ग्रेविटी के द्वारा। जैसे कि मिल्की वे। मिल्की वे क्या है? हमारा एक गैलेक्सी है। एंड्रोमेदा गैलेक्सी, अर्सा माइनर सिस्टम, ये सब क्या हैं? गैलेक्सी हैं। नेक्स्ट है मिल्की वे और आकाश गंगा। ये तो आपने बहुत नाम सुना होगा। इट इज़ आवर होम गैलेक्सी। हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं उसका नाम क्या है? मिल्की वे, या फिर क्या कहते हैं? आकाश गंगा। आवर सोलर सिस्टम इज लोकेटेड इन दिस गैलेक्सी। तो यह क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि हमारा सोलर सिस्टम किस गैलेक्सी में है? तो यह है मिल्की वे में। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम लोग नेक्स्ट अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और ये है स्टार। स्टार किसे कहते हैं? ये देखिए, स्टार्स आर सेल्फ ल्यूमिनस बॉडीज दैट अकाउंट फॉर 98% ऑफ द मैटर इन द गैलेक्सी। गैलेक्सी जैसे हम लोगों ने पढ़ा, गैलेक्सी दीज आर ह्यूज कॉन्ग्रीगेशन ऑफ स्टार्स, मतलब स्टार्स का कॉन्ग्रीगेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? गैलेक्सी बोलते हैं। इसका मतलब स्टार्स मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? गैलेक्सी का फॉर्मेशन करते हैं। तो स्टार क्या होते हैं? सेल्फ ल्यूमिनस बॉडीज होते हैं। सेल्फ ल्यूमिनस बॉडी होते हैं जो कि स्वयं प्रकाशित होते हैं, उनमें अपना स्वयं का एनर्जी होता है। जैसे आप जानते हैं प्लैनेट्स का अपना लाइट नहीं होता है, लेकिन स्टार्स का अपना लाइट होता है। इन द यूनिवर्स सम स्टार्स अपीयर स्मॉल। यूनिवर्स में कुछ स्टार छोटे अपीयर होते हैं, बट एमिट मोर एनर्जी, लेकिन बहुत ज़्यादा एनर्जी को एमिट करते हैं। इन्हें हम लोग क्वासार्स कहते हैं। वैसे स्टार जो कि छोटे अपीयर होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा एनर्जी एमिट करते हैं, उनका नाम होता है क्वासार्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। क्वासार्स क्या होते हैं? तो सम स्टार्स अपीयर स्मॉल बट एमिट मोर एनर्जी, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? क्वासार्स। When the dense galactic nucleus is compressing to form a stars, इसका मतलब यह है कि जब स्टार अपने बनने के प्रोसेस में होता है तो उसके शुरुआती स्टेज को हम लोग प्रोटो स्टार कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रोटो स्टार किसे कहते हैं? तो जब स्टार अपने बनने के स्टार फॉर्मेशन के स्टेज में होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटो स्टार। इसके बाद ड्यू टू हाई टेम्परेचर, बहुत हाई टेम्परेचर के कारण हाइड्रोजन में न्यूक्लियर फिजन होता है और वो हीलियम बनने लगता है। मैंने पहले भी आपको पढ़ाया, हाइड्रोजन में न्यूक्लियर फिजन होगा और वो हीलियम बनने लगेगा और इससे बहुत मात्रा में हीट और लाइट एनर्जी एमिट होती है और स्टार फॉर्म हो जाता है, स्टार बन जाता है। तो पहले प्रोटोस्टार बनता है, उसके बाद हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है, बहुत अधिक मात्रा में हीट और लाइट एनर्जी एमिट होती है और स्टार का फॉर्मेशन होता है। When the hydrogen of a star is depleted, अब हाइड्रोजन यदि डिप्लीट होना शुरू हो गया, ख़त्म होना शुरू हो गया, तो क्या होगा? इट्स आउटर रीजन स्वेल, जो स्टार है उसका बाहरी रीजन स्वेल करेगा और रेडन हो जाएगा, लाल कलर का हो जाएगा। दिस स्टेज ऑफ स्टार इज कॉल्ड एज रेड जाइंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है क्वेश्चन। रेड जाइंट किस चीज़ का एक स्टेज है? तो ये स्टार का एक स्टेज है। रेड जाइंट किस चीज़ का एक स्टेज है? तो स्टार का स्टेज है। तो कैसा स्टेज है? जहाँ पे हाइड्रोजन का डिप्लीशन होने लगेगा और आउटर रीजन स्वेल होकर रेडन होने लगेगा, तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे? रेड जाइंट। आवर सन विल टर्न इनटू रेड जाइंट इन 5 बिलियन ईयर्स।
नोवा स्टार और स्टार, इसके बाद नोवा स्टार के बारे में पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। नोवा स्टार क्या है? नोवा स्टार्स आर स्टार्स हुज ब्राइटनेस इंक्रीजेस सडनली बाय 10 to 20 मैग्नीट्यूड्स ड्यू टू एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन के कारण नोवा स्टार में ब्राइटनेस जो है सो 10 से 20 गुना मैग्नीट्यूड में बढ़ जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? नोवा स्टार। ये देखिए मैंने एक फोटो भी लगा रखा है, यही है नोवा स्टार। सुपरनोवा आर स्टार्स हुज ब्राइटनेस सडनली इंक्रीजेस बाय मोर देन 20 मैग्नीट्यूड। तो नोवा स्टार में एक नाम क्या है? सुपरनोवा। तो सुपरनोवा पूछा जाता है एग्जामिनेशन में कि क्या है, तो यह एक स्टार है। सुपरनोवा क्या है? एक स्टार है जिसका ब्राइटनेस सडनली कितना इंक्रीज हो जाता है? लगभग 20 मैग्नीट्यूड में 20 गुना यह बढ़ जाता है। कुछ और कुछ और पॉइंट्स हम लोग देखते हैं जो कि एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। व्हाइट ड्वार्फ क्या है? पल्सर क्या है? ये सारे क्वेश्चंस भी बहुत बार पूछे जाते हैं। आफ्टर द एक्सप्लोजन द डेंस कोर ऑफ कंपैरेटिवली स्मॉलर स्टार इज कॉल्ड व्हाइट ड्वार्फ। हमने यहाँ पढ़ा नोवा स्टार्स आर स्टार हुज ब्राइटनेस इंक्रीजेस सडनली बाय 10 to 20 मैग्नीट्यूड ड्यू टू एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन के कारण अचानक उसमें 10 से 20 गुना मैग्नीट्यूड में ब्राइटनेस बढ़ जाता है, उसे हम लोग नोवा स्टार कहते हैं। तो यहाँ उसी पे लिखा हुआ है आफ्टर द एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन के बाद द डेंस कोर, जो डेंस कोर होता है कंपेरेटिवली छोटे स्मॉलर स्टार्स का, तो जो स्मॉलर स्टार है उसका जो डेंस कोर होता है, जो स्मॉलर स्टार है उसका जो डेंस कोर होता है आफ्टर एक्सप्लोजन, उसे हम लोग वाइट ड्वार्फ कहते हैं। तो वाइट ड्वार्फ किस चीज़ का एक स्टेज हो गया? तो ये भी स्टार का ही एक स्टेज हो गया। इसके बाद द डेंस कोर ऑफ द कंपेरेटिवली लार्जर स्टार, इसका नाम होता है न्यूट्रॉन स्टार। इसका नाम होता है न्यूट्रॉन स्टार। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो चीज़ हो गई यहाँ, वाइट ड्वार्फ और न्यूट्रॉन स्टार। वाइट ड्वार्फ और न्यूट्रॉन स्टार। तो जो स्मॉलर स्टार है उसमें वाइट ड्वार्फ बनता है, और जो कंपेरेटिवली बिगर स्टार है उसमें न्यूट्रॉन स्टार बनता है। तो ये सारे क्वेश्चन एसएससी और भी इस लेवल के एग्जामिनेशन है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं बोलता कि यूपीएससी और पीएससी एग्जामिनेशन के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंस रखता है, क्योंकि उसमें बहुत डिटेल पढ़ना होता है। लेकिन जो छोटे स्तर के एग्जामिनेशन है उसमें आप ये सारी बातें नहीं जानते हैं तो आप माफ़ करिएगा एग्जामिनेशन नहीं निकाल सकते हैं। द न्यूट्रॉन स्टार रोटेट्स एट हाई स्पीड। न्यूट्रॉन स्टार बहुत हाई स्पीड से रोटेट करता है और रेडियो वेव एमिट करता है। इस स्टार्स को हम लोग क्या बोलते हैं? पल्सर बोलते हैं। इन स्टार्स का नाम क्या होता है? पल्सर। तो पल्सर एग्जामिनेशन में पूछा क्या है? तो यह एक स्टार है। ब्लैक होल के बारे में आपने बहुत नाम सुना होगा। ब्लैक होल स्टार का एक स्टेज है। तो ब्लैक होल स्टेज ऑफ स्टार अकर्स व्हेन द एंशिएंट स्टार कोलैप्स। जब स्टार कोलैप्स करना शुरू होता है, पुराना स्टार जब कोलैप्स करना शुरू होता है, ख़त्म होना शुरू होता है, तो ये ब्लैक होल स्टेज आता है। इसमें ग्रेविटी का लेवल जो है तो बहुत ही इंटेंस, बहुत ही प्रबल हो जाता है। आइए कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स देखते हैं। ये कॉन्स्टिलेशन। यहाँ देखिए ये चित्र लगा हुआ है कॉन्स्टिलेशन का। इन द स्काई एट नाइट देयर आर वेरियस पैटर्न्स फाउंड बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार, दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन। एग्जाम में पूछा जाता है कॉन्स्टिलेशन क्या है? तो ग्रुप ऑफ स्टार्स, ये देखिए बहुत सारे स्टार हैं जो कि एक पैटर्न बना रहे हैं स्काई में। यहाँ भी देख सकते हैं ग्रुप ऑफ स्टार है जो कि एक पैटर्न बना रहे हैं स्काई में, इसे हम लोग कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। यही है कॉन्स्टिलेशन। तो लगता है कि मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस बताए हैं जो कि आपके बहुत काम का होगा। ये वन लाइनर क्वेश्चंस भी हैं। व्हाट इज कॉन्स्टिलेशन? ये सारे वन लाइनर क्वेश्चंस हैं। अर्सा मेजर और बिग बियर इज वन सच कॉन्स्टिलेशन। तो एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा अर्सा मेजर क्या है? तो इसका आंसर है कॉन्स्टिलेशन है। तो अर्सा मेजर एक कॉन्स्टिलेशन है। इसी प्रकार से जो सप्तर्षि है या फिर स्मॉल बियर है वो भी क्या है? एक, ये देखिए यही है सप्तर्षि। तो ये भी क्या है? एक कॉन्स्टिलेशन है। वन ऑफ द मोस्ट इजीली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टिलेशन इन द इज स्मॉल बियर और सप्तर्षि। तो ये मैंने आपको दिखाया। इट इज ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द लार्ज अर्सा मेजर। जो लार्ज अर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन है उसी का एक यह पार्ट है
कौन? सप्तर्षि। ये एनसीईआरटी क्लास 6 का क्वेश्चन है। एस्टेरॉइड्स are a series of very small planets or fragments of planets lying between orbit of Mars and that of Jupiter। ये बहुत बार पूछा गया है। एस्टेरॉइड्स पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? तो मार्स और जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं। और ये क्या होते हैं? बहुत स्मॉल प्लैनेट्स होते हैं या फिर फ्रैगमेंट्स ऑफ प्लैनेट्स होते हैं। तो देखा आपने, जो भी क्वेश्चंस वन लाइनर क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए जाते हैं, कुछ इसी प्रकार से ये थियोरेटिकल जो पूरा आप पढ़ते हैं उसी में से क्वेश्चंस उठाए जाते हैं। तो जैसे एस्टेरॉइड्स क्या है, एस्टेरॉइड्स कहाँ पाए जाते हैं? तो मार्स और जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं। दे नंबर अबाउट 45,000, लगभग ये 45,000 की संख्या में होते हैं। सेरेस हुज लेंथ इज अबाउट 1,000 किलोमीटर इज द लार्जेस्ट एस्टेरॉयड। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लार्जेस्ट एस्टेरॉयड का नाम बताइए। इसका नाम क्या है? सेरेस। दे रिवॉल्व अराउंड द सन इन द सेम वे एज प्लैनेट्स। एस्टेरॉयड्स जिस प्रकार से प्लैनेट सन का रिवॉल्यूशन करते हैं उस प्रकार से एस्टेरॉयड भी सन का रिवॉल्यूशन करते हैं। अब हम आ गए अपने लास्ट टॉपिक पे, मेटियोर्स एंड मेटेराइट्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। द मेटियोर्स आर द रिमेन्स ऑफ कॉमेट्स विच आर स्कैटर्ड इन द इंटरप्लैनेटरी स्पेस। मेटियोर्स क्या होते हैं? इंटरप्लैनेटरी स्पेस में फैले होते हैं, जो कि कॉमेट्स का हिस्सा होते हैं। ऑन कॉन्टेक्ट विद द अर्थ एटमॉस्फेयर दे बर्न ड्यू टू फ्रिक्शन। जब ये अर्थ के सरफेस से, एटमॉस्फेयर के सरफेस से कांटेक्ट में आते हैं तो फ्रिक्शन के कारण ये जलना शुरू कर देते हैं। दोज विच कम्प्लीटली बर्न आउट इनटू ऐश आर कॉल्ड मेटियोर्स। जो कम्प्लीटली ऐश के रूप में कम्प्लीटली बर्न कर जाते हैं उन्हें हम लोग मेटियोर्स कहते हैं या फिर शूटिंग स्टार कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेटियोर्स, शूटिंग स्टार किसे कहते हैं? मेटियोर्स को कहते हैं जो कि वहाँ पे कम्प्लीटली बर्न हो जाते हैं एटमॉस्फेयर से सटने के बाद और ऐश के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। लेकिन दोज विच डू नॉट बर्न कम्प्लीटली एंड स्ट्राइक द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रॉक आर कॉल्ड मेटेराइट्स। और जो अर्थ सरफेस से या एटमॉस्फेयर से स्ट्राइक करते हैं रॉक के रूप में, उसे हम लोग मेटेराइट्स कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस सीरीज का नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर देखें। आप यदि पूरा सीरीज़ 1 बाय 1 देखेंगे तो लगभग आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बिना कुछ पढ़े ही आपको बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में बनने शुरू हो जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है आप ज़रूर हमारा चैनल खोलेंगे और इस सीरीज़ को देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।